नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक आपका है खलजी डायनेस्टी। मेरा सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यस, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। खलजी डायनेस्टी की बात करते हैं। खलजी मूवी वगैरह आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि पद्मावत मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें आप लोग को पता चला होगा क्या है कैसे है। उसमें छोटा मोटा स्टोरी वगैरह दिखाया है घुमा फिरा के, बट आप लोग को उसमें से काफ़ी कुछ मिल जाए, क्योंकि खलजी डायनेस्टी में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक जलालुद्दीन खलजी है और एक उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, ये जलालुद्दीन छोटे समय के लिए रहता है, उसके बाद फिर अलाउद्दीन का ही राज राज रहता है। ओके, तो बारी बारी से देखते हैं क्या होता है। तो खलजी नोबल्स में से जलालुद्दीन, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या बोलते हैं, उस समय तुर्कान चहलगानी था। फिर उसके बाद बलबन आता है, बलबन उसको हटा देता है। ठीक है, ये सब चीज़ें बताई थी। ठीक है, उसमें से एक नोबल रहता है जिसका नाम जलालुद्दीन रहता है। ये बलबन के सक्सेसर्स को हटा देते हैं और फिर खलजी राष्ट्र का नींव रखता है। इसके लिए इसको डायनेस्टिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, मतलब एक पूरी की पूरी डायनेस्टी हटा के नई डायनेस्टी आ रही। इट इज दैट इज वाई इट इज डायनेस्टिक रेवोल्यूशन। ये यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन पूछा था, जब उस समय ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल में तो दो आपके ऑप्शनल लेने पड़ते थे, और आपके जो प्रीलिम्स है उसके अंदर भी ऑप्शनल चाहता था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि डायनेस्टिक रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, तो वो ऐसा था। तो इतना भी रेलेवेंट नहीं है, बट यू शुड रिमेंबर द नेम। क्या पता मेंस के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि डायनेस्टिक रेवोल्यूशन मिडिवल पीरियड्स में किस सेक्शन से रिलेटेड है। तो यू शुड नो द नेम एटलीस्ट कि क्या हुआ था जिसकी वजह से इसको डायनेस्टिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अला जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं, तो यह आपका सक्सेसर्स को हटा के आया आपके 1219 में। ओके, ये इसने फर्स्ट, पहले तो ये बहुत ही मतलब कठोर टाइप का था, जब आया तो बहुत ही खून खराबा वगैरह करके आया, लेकिन जैसे ये गद्दी पे बैठा इसने मतलब एक लीनियंट व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू अपनाया इसने। बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, लिबरल व्यू अपनाया, स्पेशली हिंदूज के प्रति। इसका जो एटीट्यूड कहा जाता है वो बेनेवोलेंट कहा जाता है, कि बहुत ही सिंपल सादा, बेवजह उनको परेशान करना, जजिया वगैरह ज़बरदस्ती। जजिया अबॉलिश नहीं किया गया, जजिया लगाया ही गया है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती ठूस ठूस के निकालने वाला काम नहीं होता था। अब थोड़ा सा उनके लिए मतलब एक रियायत दी जाती कि आराम से, ठीक है कोई बात नहीं, अभी नहीं दे सकते, अगले साल दे देना। इस तरीके से यूज़ किया था। ठीक है, और इसके इस एटीट्यूड की वजह से इसके जो नोबल्स थे जिन्होंने इसको फेवर किया था कि हाँ भाई ये ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसा मजबूत राजा होना चाहिए, ऐसा करके उन लोगों ने उसको लेके आया, तो वो इनके खिलाफ होने लगे। अरे यार, ये तो मतलब हिंदुओं की चाटुकारिता करने लगा, इस तरीके से करने लगा। ठीक है, फिर इसने ही एक कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई जो कि बर्नी को, एक बर्नी एक राइटर है बर्नी, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी उनका नाम है पूरा। उन्होंने तारीख फिरोज शाही लिखी हुई है, वो बुक अभी आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में भी। तो उन्होंने मेंशन किया कि ये जो राजा था ना, सिर्फ मतलब हिंदू की चाटुकारिता में लगा रहता था, और उस उनके कहने के, मतलब बर्नी के कहने के खिलाफ ये जो आपका जलालुद्दीन है वो कहता है कि भाई अगर मेजॉरिटी ऑफ द आपका पॉपुलेशन वो हिंदू है, तो स्टेट कभी भी पूरी तरीके से इस्लामिक नहीं हो सकता। ये इसका टर्म है कि भाई कभी भी पूरे के पूरे, अब इतनी बड़ी आबादी है, करोड़ों की आबादी है, उसमें मुट्ठी भर मुस्लिम लोग आके यहाँ पे अगर आप राज करना चाह रहे हो, इस्लाम को फैलाना चाह रहे हो, तो आपको ज़रूरत है कि उनके साथ मिंगल करो, ना कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती अत्याचार करो। ये उसका थॉट था। तो ये बताता है कि भाई हिंदुओं के ऊपर ज़बरदस्ती आप अत्याचार करोगे तो वो आपसे कट जाएंगे और एक विद्रोह की भावना आ जाएगी। बजाय उनसे मिलने की बात करो, उनसे बेनेवोलेंट तरीके से बात करो, उनके साथ रहो, उनको समझो, सीखो, अपने वाले चीज़ों को उनको ट्रांसफ़र करो, उनसे कुछ चीज़ें अपने में ट्रांसफ़र करोगे तो ही, मतलब एक पॉजिटिव रवैया ये दिखाता है। ठीक है, पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, यही जो मैंने आपको बताया, पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस ये क्या होता है अपनाता है, और इसी के तरह से ये कोशिश करता है कि नोबिलिटी का भी अपनी तरफ, जो नोबिलिटी जैसा कह रही है वैसा वैसा करना है, ऐसे वैसे। ठीक है, तो इसको फिर बाद में इसका जो सन इन लॉ रहता है अलाउद्दीन खिलजी, वो इसको मार के फिर उसके बाद गद्दी पे बैठ जाता है। वो तो आप लोगों ने मूवी में देखी होगी। ठीक है, ये इसका मतलब खिलजी डायनेस्टी की बात करें पूरी के पूरे, तो उसका ये मैक्सिमम एक्सटेंट है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि साउथ के अंदर अभी तक एक्सटेंशन नहीं हुआ है। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक करेगा अगले वाले वंश में। तो ये अभी तक साउथ में नहीं जा पा रहा है। साउथ में अभी बहुत सारा ताकत और सब राजा महाराजा सब बैठे पड़े हैं, अपना अपना लोकल है। ठीक है, लोकल ही है, लेकिन अपना अपना वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, दबदबा बना के रखे हुए। ठीक है,
ये आपका खलजी का मैक्सिमम एक्सपांशन है। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वो जो इससे पहले के स्लेव डायनेस्टी थे उसका एक्सपांशन कितना था, तो उनसे थोड़ा सा एक्सपांशन का बढ़ गया। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। ये इसने पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस को पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया। ये बोला ना 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 भाई, ये टॉलरेंस फॉलरेंस कुछ नहीं इसका। मतलब कोई आपके ऊपर अत्याचार करे, कोई आपकी बुराई करे ना, राजा हूँ मैं, मतलब ये मैं सुल्तान हूँ, मेरे खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं उसकी मुंडी कटवा दूंगा। ऐसा काम करना स्टार्ट कर दिया इसने। सीधा सीधा ये किया कि भाई कोई भी इसके खिलाफ बोल ही नहीं सकता। इसके खिलाफ बोलना मतलब जेल में जाना नहीं, सीधा भगवान के पास जाने वाला हिसाब हो गया। ठीक है, इसने जितने भी बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते थे, मैरिज के गैदरिंग्स वगैरह होते थे, इनफैक्ट मैरिज को भी इसके परमिशन के बगैर आप ये पहले देखता था कि हाँ लड़का लड़की और इनके पेरेंट्स वगैरह का जो जीनोलॉजी है वो कैसा कैसा है, उसके बाद ये परमिशन देगा तभी शादी होने वाली है, ऐसे समझ। इतना मतलब हार्श था कि भाई शादी के लिए भी सुल्तान के पास परमिशन जाना चाहिए। ठीक है, इसने वाइन्स को, इंटॉक्सिकेंट को, सबको पूरी तरीके से बैन कर दिया था और अपनी स्पाइस सर्विस को इतना मजबूत बना दिया, स्पाइस को बरीद बोलते थे, उनको इतना मजबूत बना दिया और हर एक नोबल के पीछे दो दो तीन तीन चार चार स्पाइस छोड़ दिए थे कि भाई इनके पूरे मतलब हथकंडे पता चलना चाहिए, इनकी पूरी जन्म कुंडली पता चलनी है, दिन का जितना दिनचर्या है वो सब पता चलना चाहिए, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या निकालते हैं, वो भी सब देखना चाहिए। सब पता चलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से क्या है, जोक सपाट। लेकिन ये सब कुछ इसने मतलब मेंटेन करने के लिए पूरा का पूरा एक्चुअली एक ऐसे जगह से आया था कि ये किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता। ठीक है, इनफैक्ट जब इसने अपने ससुर जी को, जलालुद्दीन को मारा था, तो उसके बाद इसको दिल्ली में एंटर करने को ही नहीं दिया जा रहा था नोबल्स लोग के द्वारा। नोबल्स लोग इसको एंटर करने ही नहीं दे रहे थे। तो इसने सबको मतलब जो वहाँ कड़ा का इसने एक्सपेडिशन किया था, बहुत पैसा पाया था वहाँ से। कड़ा मानिकपुर आज भी एरिया है, इलाहाबाद से थोड़े दूर पे है, मतलब प्रयागराज से थोड़े दूर पे। आप लोग जानते होंगे, अगर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं। तो इसमें क्या वहां से सारा पैसा लेके आया था, वो इन लोग में लुटाता है, एक एक नोबल को खरीदता है, ले ले भाई तू ऐसा पैसा ले और मेरी तरफ से आजा, ले तू पैसा ले मेरी तरफ से आजा, ऐसा करके वो फिर जाके कैसे तो दिल्ली के तख्त पे बैठता है। ठीक है, इस तरीके से करता है। तो इसके लिए इसको नोबल्स के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं आता कि भाई जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच के एक राजा को छोड़ के दूसरे राजा के पक्ष में आ गए तो कभी भी अपना ईमान छोड़ देंगे और आपके खिलाफ भी चले जाएंगे। तो इसके लिए क्या करता है, एकदम हार्ड टफ पॉलिसी अपनाता है इन लोग के खिलाफ। मैरिज वगैरह ये इंटॉक्सिकेंट वगैरह भी क्यों अलाउ नहीं कर रहा कि भाई आप ऐसे दो बड़े मजबूत पावर्स एक दूसरे के साथ हो गए और फिर मेरे खिलाफ खड़े हो गए, तो ये भी नहीं देख सकता मैं, ये भी मेरे सामने नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें मेरे मतलब वो कहते हैं ना मेरे एरिया में ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली, वैसा कुछ करने का काम करता है। वाइन्स इंटॉक्सिकेंट को बंद करने का सिर्फ यही रीज़न है, दारू पीने के बाद कोई किसी के खिलाफ कुछ भी बुरा भला ही कर सकता, तो ये सब चीज़ें पूरी तरीके से बंद कर दिया कि भाई कोई मेरे खिलाफ बुरा भला बोलना ही नहीं चाहिए, इतना मेरे को लफड़ा ही नहीं चाहिए वो। ठीक है, नेक्स्ट। इसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर दिया। मतलब ये पढ़ा लिखा तो था नहीं, इतना कुछ इतना ज्ञान वगैरह था नहीं, ट्राइब्स वगैरह होते थे जानते होंगे, तो इतना पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से इसने क्या किया कि उलेमा वगैरह जो भी इसको बताते तो बोलता ना ना ना, मैं अपने मर्जी से चलूंगा, तुम लोग मुझे मत सिखाओ कैसे चलना। ठीक है, तो इसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया कि भाई स्टेट जो काम करिए उसको उलेमा लोग नहीं चलाने वाले, उसको मैं चलाऊंगा, मैं राजा हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं क्या बोलते हैं सुल्तान हूँ। ठीक है, बादशाह शब्द बाद में आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट। किनशिप नोस किनशिप का ये जो क्या बोलते हैं डायलॉग है वो यहाँ से ये देता है, मतलब ये इसने इंग्लिश में नहीं बोला होगा, सीधी सी बात है, लेकिन इसने जो अपने करतूत किए, जो भी अपने कर्तव्य किए, उसके ऊपर ये दिखाया जाता है कि भाई किसी भी मतलब भाई भतीजाबाद को देखता ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ किंगशिप होना चाहिए, मतलब आपका राजपाट जो हो रहा है वो किसी भी तरीके से आपके किनशिप से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बर्नी ने बुक लिखी थी तारीख फिरोज शाही, जो मैंने आपको जस्ट बताया। इसने अमीर खुसरो, मीर हसन दहलवी, इन सबको पैटर्नाइज करके रखा था, ये सब पोएट थे, इन लोग का पोएम वगैरह सुनता था। ठीक है, इनफैक्ट अमीर खुसरो को इसने तूतीय हिंद का, ये देखिए तूतीय हिंद का टैग भी दिया था। सिकंदर आजम, अपने खुद के लिए इसने सिकंदर आजम या सिकंदर सानी, ठीक है ये भी लिखने में आता है कहीं पे, सिकंदर सानी का टाइटल अपने लिया था, मतलब सेकंड सिकंदर, वर्ल्ड का सिकंदर, मतलब अलेक्जेंडर की बात हो रही है। दुनिया में अलेक्जेंडर को इतना प्रेस कर दिया गया था कि ये वो फेमस हो गया था कि हाँ भाई सिकंदर ने आप पूरी दुनिया जीता, पूरी दुनिया जीता।
कुछ जीत तो नहीं पाया बेवजह, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये था कि भाई सिकंदर आजम हो गया, मैं सिकंदर सानी हो चुका, मतलब सेकंड नंबर पे अब मेरा नंबर आ चुका है, मैं इतना हैवी हो चुका हूँ, ठीक है। इसने मंगोल्स को हराया, ठीक है। मंगोल्स आपके इल्तुतमिश के समय पे सबसे पहले आते हैं, जो वहीं से चले जाते हैं, उसके बाद ये कंटिन्यूसली आते जाते रहते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट फाइट वगैरह स्टार्ट होती है वो आपके जलालुद्दीन खिलजी के समय से स्टार्ट होती है, और जब वो गवर्नर रहता है, ठीक है, उस रीजन में मतलब बलबन का गवर्नर रहता है, तब से ये लड़ाई स्टार्ट होती है। तो बलबन डिफेंड करता है, उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी तो भयंकर डिफेंड करता है, इसके पास ऐसे ऐसे मस्त मस्त गवर्नर्स होते हैं कि मंगोल्स को भरकस कुटमस करते हैं, बहुत भयंकर भयंकर मार मारता है, ठीक है, मार मार के भगा देते हैं, ठीक है। इनके पास एक मलिक काफुर होता है, ये मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या बोलता है, जो शब्द है, ठीक है, जो आप लोग सब यूज करते हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स के लिए, वो शब्द ही एक्चुअली में ये एक्चुअली में था, और इसको खरीदा गया था, वहां से खरीद के लेके आया। ये सीन, ये सब सीन सही बताया गया है, और क्या बताओ, वो मारने वाला सीन अलग है, वो अलग तरीके से किया गया था, ठीक है। मलिक काफूर इसका जनरल बना दिया, ये अपने मतलब मलिक काफूर को इतना पसंद करता है कि वो इसको जनरल बना के रखता है, इसका स्लेव भी रहता है और साथ ही साथ इसका हेड जनरल भी रहता है, और ये बहुत लड़ाई लड़ता है, मतलब मलिक काफूर दिन मतलब पूरे दुनिया भर मतलब उसका सिर्फ यही काम ही रहता है, दिन भर वो सिर्फ लड़ाई कर रहा है, कभी इधर लड़ाई कर रहा है, कभी उधर लड़ाई कर रहा है, पूरा साउथ वगैरह में हर जगह पे लड़ाई करता है, बहुत ही एक्सपेडिशंस वगैरह करता है, काफ़ी जीत वीत के भी आता है। इनफैक्ट जब आपका ये अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है, तो इसके बच्चे को उठा के ये राजा बना देता है, 4-5 साल का बच्चा रहता है, उसको उठा के राजा बना देता है, और खुद उसका रीजेंट बन जाता है, बाद में इसको पकड़ के सब पीट के मार डालता है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ें हो जाती है। अमीर खुसरो की एक बुक है खजान उल फुतूह, ठीक है, ये अलाउद्दीन के कॉन्क्वेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। आर्किटेक्चर की बात करें तो इसने कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बनाए, जैसे अलाई दरवाजा, ठीक है, अलाई दरवाजा यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। हौज ए अलाई, ठीक है, इसको हौज खास भी कहा जाता है। अभी आप लोग अगर दिल्ली के आसपास अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग को पता होगा, हौज खास नाम का मेट्रो स्टेशन भी है, वहाँ पे हौज खास नाम की एक जगह है, वहाँ पे लोग घूमने पार्क वगैरह में जाते हैं, बहुत बड़ा तालाब है, लोग आसपास जाते हैं मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक वगैरह करने के लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसने सीरी फोर्ट बनवाया था, ठीक है, मंगोल्स के इन्वेजन के लिए। एंड नेक्स्ट इसने सिस्तून पैलेस बनाया था, जिसको हजार खंबा पैलेस भी कहा जाता है, ठीक है, सीरी फोर्ट के अंदर। ये अलाई दरवाज़ा, ये एक एंट्रेंस है, आप जब कुतुब मीनार में जाएंगे, कुतुब मीनार कभी देखने गए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ऐसे एंट्रेंस उसने बना कर रखा है। आप तो ये बीच वाला एंट्रेंस थोड़ा सा टूट गया है, ऐसे 4-5 की ऐसे 3 ऐसे एंट्रेंस है, ठीक है। तो ये फोटोज़ वगैरह आप लोग देखे होंगे, जनरली लोग यहीं पे खड़े होकर पागल जैसे फोटो खिंचाते हैं, ठीक है, इनफैक्ट मैंने भी खिंचवाया था ठीक है। तो मेरे पास भी ये मेरी फ़ोटो है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो आप लोग को देखना है, दैट इज़ द अलाई दरवाजा, ओके। मिलिट्री रिफॉर्म्स, ये मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए और मार्केट रिफॉर्म्स के लिए बहुत प्रख्यात है, पूरे हिस्टोरियंस इसके इस रिफॉर्म्स को प्रेस करते हैं। ये पहला था जिसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को इरेक्ट किया था। इसने ये देखा कि भाई मिलिट्रीली जो स्ट्रांग होगा उसी की सत्ता चलेगी, जो ऐसे मतलब बेवकूफ़ों की तरह उल्टा सीधा कार्यक्रम कर रहा है, उसके ससुर की तरह, मतलब यहाँ वहाँ बेवजह सबको प्रेज कर रहा है, खुश करने की कोशिश कर रहा है, वो सब जो करने वाले हैं उन लोग बेवकूफ़ हैं, उन लोग को उन लोग का मतलब लंबा चलने वाला नहीं है। तो उसने खुद पावर अपने पास रखने के लिए एक स्टैंडिंग आर्मी, एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी इसने परमानेंटली एस्टेब्लिश की, और उसको पे किया कैश में, फर्स्ट सुल्तान जो कि कैश में पेमेंट कर रहा है। कैश में पेमेंट करने का मतलब ये था कि भाई जब हाथ में सबको पैसा दिया जाएगा साफ साफ, हाँ ले भाई तेरा पैसा है ये, तो वो एक अलग ही वेटेज रखता है कि हाँ भाई रोज हमेशा रेगुलर बेसिस पे कैश में पैसे आ रहे हैं, हम लोग को ऐसे चावल गेहूँ लेके भेज नहीं दे रहे कि लेके जाओ, इतना उठा के लेके चले जाओ, खाना लेके चले जाओ, खाना तो कोई भी दे देगा, पैसे दो मुझे तब बात चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा करता, तो ये एक रेवोल्यूशनरी चीज़ होती है। नेक्स्ट इसने 2 सिस्टम लाया, चेहरा और दाग प्रथा, ठीक है, ये 2 सिस्टम लेके आता। इसमें चेहरा, इसमें सोल्जर्स का चेहरा देखने का, डिस्क्रिप्शन रखने का, हुलिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, हुलिया रखने का एक सिस्टम रहता है कि भाई इसके मुंह पे यहाँ पे दाग लगा हुआ है, इसके यहाँ पे तिल है, यहाँ पे कट मार्क है, यहाँ पे ऐसा कुछ मार्क है, वो सब सब डिस्क्राइब करने का मतलब एक डिस्क्राइब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दे देंगे। उससे क्या होगा कि मतलब नेक्स्ट टाइम कोई उनके जगह पे कोई और व्यक्ति नहीं आ जाए, ठीक है, मतलब पता चला कि जब लड़ाई का समय आया तो भाई सब चले गए, भाग गए, और किसी और को अपने चाचा जी को, बुड्ढे से थे उनको उठा के दे दिए, चाचा जी जाइए ना जरा घूम के आइए, और पता चला पूरे के पूरे लड़ाई हार गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इज़ वाई इसको चेहरा, ठीक है। नेक्स्ट है दाग प्रथा, ये ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस था, हॉर्स को ब्रांड किया था, वो देखते आप लोगों को पता होगा ना, वो क्या बोलते हैं, गरम करके उसको ऐसे क्या बोलते हैं ऐसे उसको दाग लगाने, ताकि उसके ऊपर रॉयल एम्बलम हमेशा लगा रहे कि भाई
ये हमारा है, ये इस साम्राज्य का घोड़ा है, ठीक है। ताकि उस समय ऐसा भी होता था कि एक घोड़ा दिखा के दूसरे को दे देते थे, फिर दूसरा वाला वही घोड़ा दिखा के फिर एंट्री पा लेता था। तो देखने में मतलब जब काउंटिंग आती थी तो पता चलता था कि हमारे पास 2000 घोड़े हैं, और जब एक्चुअल फील्ड में जाते थे पता चलता था 500 घोड़े ही थे। तो सब चूना लगा दिया हम लोग को, ऐसा कुछ हो जाता था। एक्चुअली में ऐसा हुआ था, इसकी वजह से ये मंगोलों से लड़ने के लिए गया था, तो वहाँ पे जब पहुंचा तो उसने देखा कि जितना मैंने अपना फोर्स को सोचा था उतनी फोर्स थी ही नहीं। मेंस भी उतने कम थे, और क्या बोलते घोड़े तो और भी कम थे, लेकिन हालांकि वो लड़ाई वड़ाई करके वो जीत गया, बच गया। तो उसने आया तो ये सिस्टम उसने वहां से इवॉल्व किया था, ठीक है। दिस आर द रियल स्टोरीज जो जो मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ता था तो मुझे ये सब अच्छा लगता है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो इसने लैंड रेवेन्यू में भी एक अच्छा सिस्टम लाया। इनफैक्ट रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इसने एक अलग से मुस्तक राज करके एक ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मुस्तक राज करके एक नया पोस्ट जनरेट किया कि भाई ये जो मुस्तक राज होगा वो एक रेवेन्यू ऑफिसर होगा। ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर्स को अपॉइंट करने वाला पहला व्यक्ति हो रहा है, ठीक है। तो इसने हाफ ऑफ द प्रोड्यूस को लैंड रेवेन्यू ऐसे सेट करके रखा था। इसके अलावा इसने ये कहा कि भाई जो लैंड रेवेन्यू है वो कैश फॉर्म में दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो उसको अपने पेमेंट करना है ना अपने सोल्जर्स को, तो कैश में पेमेंट आएगा तो कैश में पेमेंट जाएगा। इस तरीके से उसको मदद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बिस्वा, ये अभी भी चला आ रहा है, ठीक है। बिस्वा अभी भी यूज किया जाता है आपके लैंड यूनिट का मेजरमेंट के लिए। एक लैंड यूनिट है, ये मेजरमेंट का यूनिट था, बेसिक यूनिट था। इसके अलावा घरी टैक्स मतलब हाउस टैक्स भी लेता था, ठीक है। 1/5 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस जो भी होता था उसको घरी टैक्स लिया जाता। इसके अलावा चरी टैक्स भी होता था, पास्चर टैक्स, ठीक है। किस्मत खूती करके एक सेस था जिसको इसने पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया था। और जो रिलीजियस एंडाउंटमेंट्स दिए गए थे, जैसे जो पीर बाबा ये सब होते थे, मौलवी मुफ्ती, उन लोग को जो भी फ्री गिफ्ट वगैरह दिया था, लैंड फ्री दिया गया था, टैक्स फ्री लैंड्स दिए गए थे, वो सब पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया। बाकी मतलब जो साधु संत थे उन लोगों को तो दिया ही नहीं जाता था, लेकिन जिनको इनको दिया था वो सब पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया। इनाम वक्त इनको बोला था, इन सबको पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया और सबको स्टेट कंट्रोल में ला दिया, ठीक है। खुद मुकदम का क्या बोलते हैं, जो पहले ये था कि ये सब टैक्सलेस पोस्ट है, मतलब इनको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं, उनको भी अब टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। कि भाई सबको टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी कैश में, ठीक है। ये भी बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट ये इसने दिल्ली के आसपास के रीजन को अपने रेवेन्यू पर्पस के लिए डायरेक्टली दिल्ली के अंदर ला दिया, सबको अलग अलग जगह पे नहीं छोड़ा कि भाई मतलब आप ऐसे एग्जांपल में समझ सकते हैं कि आप नोएडा का एरिया पकड़ लीजिए, नोएडा के एरिया को ऐसा नहीं कहेगा कि हाँ ये दिल्ली में नहीं आ रहा, दिल्ली के बाहर आ रहा है तो ये लखनौती घराने का टैक्स में आएगा, वहां से घूम के मेरे पास है। नहीं नहीं नहीं, जो आसपास का जितना भी एरिया है वो पूरा का पूरा दिल्ली में आएगा सीधा सीधा पैसा, ताकि घूम फिर के पैसा ना आए। मैक्सिमम लोग मिडिल मैन को हटाना है हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इसका मार्केट रिफॉर्म है, जिसके लिए ये आज तक जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत ही तगड़ा मार्केट रिफॉर्म किया था इसने। इसने 3 मार्केट्स बनाए, ठीक है। इसने सबसे पहला काम किया, 3 मार्केट बनाया। फर्स्ट फूड ग्रेन का, सेकंड कॉस्टली आइटम्स के लिए, एंड थर्ड हॉर्सेस और स्लेव्स के लिए, कि भाई यहाँ पे इन तीनों में अलग अलग डिवीजन हो जाएगा। अब तीनों डिविजन्स के ऊपर इसने शाहने मंडी करके एक व्यक्ति को बिठाया, ठीक है। बाकी ये नायब रियासत और दीवान रियासत ये सब अलग है, इन लोगों का कोई काम नहीं है। शाहने मंडी जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये सबसे हेड होता था, आपके मंडी का देखरेख करना, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह फॉलो कराना, ये इसका जिम्मेदारी होता है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से मार्केट के ऊपर एक कंट्रोल बना के रखता था। इसके अलावा बड़ी जो कि स्पाइस वगैरह होते थे, इनको इंटेलिजेंस ऑफिसर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली स्पाइस वगैरह होते थे। और मुनियंस ये सीक्रेट स्पाइस वगैरह होते थे, ये बड़ी लोग के ऊपर भी कभी कभार चेकअप रखते थे, ठीक है। तो इन लोग को रखा गया था कि मार्केट के अंदर कोई भी घाल मेल कुछ भी गलत चीज़ कर रहा है, 1 किलो बोल के आधा किलो दे रहा है, तो इन सब चीज़ों को पकड़ो, उन लोग को बारे में रिपोर्ट कराओ, और फिर उसके बाद अच्छा कड़क से कड़क इन लोग के ऊपर सजा वगैरह दी जाती थी, ठीक है। इसने ये इसमें सारे के सारे जो कॉस्ट होते थे हर सामान का, वो सब पहले से निर्धारित करके रखा था कि इससे ज़्यादा कॉस्ट होना नहीं चाहिए। जो इससे ज़्यादा पैसा लेगा उसको अपने शरीर से मांस निकाल के देना पड़ता है, मतलब काट के उसका मांस निकाल के ऐसा करना पड़ता है। बहुत सारी बहुत कठोर यातनाएं दी जाती थी, ठीक है। जस्ट कि कॉस्ट कभी भी ऊपर ना जाए, ऐसा इसने इसने किया था, क्योंकि इसको इतनी बड़ी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करनी थी, वो भी दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर का प्राइसेस कम होंगे, क्योंकि इतनी सारी स्टैंडिंग
आर्मी रहेगी तो खाएगी पिएगी नहाएगी धोएगी कुछ कपड़े वपड़े पहनेगी रहेगी कहीं पे, तो इन लोग को ज़रूरत पड़ेगी जो एसेंशियल गुड्स की, उनके दाम पता चला स्काई रॉकेट कर रहे हैं। तो ये सब ना हो इसके लिए उसने ये मेंटेन किया कि भाई मैक्सिमम जो होगा वो मैं लिस्ट करके दूंगा कि इतना ही कॉस्ट होगा, इससे ऊपर कॉस्ट जाएगा नहीं, सो दैट इसकी स्टैंडिंग आर्मी आसानी से फल फूल सके खा पी सके आसानी से, उनके ऊपर कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसके रीजंस की बात कर ले तो ये है एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द सिटीजन। ये एक प्राइमरी रीजन रहा होगा कि नहीं, ये अभी तक डिबेटेबल क्वेश्चन है। फर्स्ट रीजन तो मैंने आपको बता दिया, वो इसका यहाँ पे सेकंड लिया है कि भाई लो सैलरी दी जा रही थी तो भाई इतनी लार्ज आर्मी को सस्टेन कैसे किया जाए उसके लिए ये बनाया गया था मार्केट रिफॉर्म। ओके, बाकी मार्केट रेगुलेशन जो थे अलाउद्दीन के साथ ही खत्म हो गया। अलाउद्दीन के बाद ज़्यादा समय तक कुछ चला नहीं तो ये खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी पे। ठीक है, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू, चलिए बाय।